चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, कल हमने ये सारे पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल्स पढ़ ली थी, एक्सरसाइज पढ़ ली थी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया था एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लिया था, थर्ड नहीं पढ़ा था ना क्वेश्चन। किसी को जानना है थर्ड क्वेश्चन? वैसे कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। निकाल पाओगे? तो हमारे पास कहता है कि ये वाला पार्ट डाउट है, तो डाउट में कुछ भी नहीं है यार। कहता है 1 स्क्वायर प्लस 5, पिछला नहीं किया क्या आपने बेटा? तो सेम ही तो है, उसमें एपी बन रही होगी कहीं ना कहीं से। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड 73। इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, इन दोनों का डिफरेंस चेक करें और इन दोनों का डिफरेंस चेक करें तो भैया ये क्या बना रहे हैं? नहीं समझ आया? मुश्किल था, पर आपको ऐसे नहीं करना ये। वैसे तो मेरे को आज वैसे भी नया लॉजिक करना है, ठीक है। चलिए जी, तो आज के टॉपिक की बात करते हैं भाई। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारे पास जो रहेगा, उस टॉपिक में हमने सबसे पहले तो पढ़ना है वही वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कल बात कर रहे थे। कल मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, मैंने बोला था कि एक एपी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें फर्स्ट टर्म को हम ए बोल के चलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोल के चलते हैं। बट अगर मुझे उस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उस सीरीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ? A1 A2 A3 अप टू AN, यही कहा था। अब मैंने कहा था कि इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा, विच इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। और मैंने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है। फिर मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ, एपी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट टर्म पड़ी है A1 है, तो आप A2 कैसे निकाल सकते हो? A1 किसके इक्वल दे रखी है? A के इक्वल। उसी तरह से A2 के अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? A प्लस डी। A3 लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस डी विच इज इक्वल टू A प्लस 2D। और उसी तरह से मैंने कल आपको समझाया था कि A4 क्या लिख दिया जाएगा? A प्लस 3D। उसी तरह से अगर मैं AN की बात करूं, मतलब nth टर्म, n प्लेस पे कोई टर्म है, AN की बात करूं तो वो कैसे लिखी जाएगी? A प्लस n माइनस 1 इंटू। इतना पार्ट समझ में आ गया था सभी को? तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, जिसमें कल फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है nth प्लेस की टर्म, nth प्लेस की टर्म को हम A के बेस पे n, बेस मतलब नीचे, A के बेस पे n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं? AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। कल इस पूरे के बारे में बात हो गई थी जी। तो कल यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है। अगर है तो भाई पूछ लिया करो और घर से काम करके आया करो यार। चलिए, तो एन टर्म आ गई हमारे पास, इसमें हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 चेक करते हैं। ये फॉर्मूला आता होगा तो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होना है और बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। देखो कहता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। आपके पास एपी मतलब एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस दे दिया जो एपी फॉर्म कर रहा है। ये कंफर्म है, उसने पहले बोल दिया कि वो एपी है। अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या हुई? 2 हुई। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो डी क्या हुआ मेरे पास? आइदर A2 माइनस A1 बोल दे और A3 माइनस A2 बोल दे। भाई कहीं से भी निकाल लो, आंसर वही आएगा। तो A2 माइनस A1 अगर मैं करूंगा तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? तो D इज इक्वल टू कितना आ गया? अब D भी है आपके पास और A भी है। उसने क्या पूछा? कहता 10th प्लेस की टर्म क्या होगी। मतलब उसने क्या पूछा? A के बेस पे 10, यही होगी 10th टर्म की प्लेस। भाई 10th टर्म की प्लेस यही होगी ना। और 10th टर्म की प्लेस की अगर मैं बात करूं तो उसने क्या 10 दिया है? n इज इक्वल टू 10 दिया है। समझ आ गया सभी को?
तो उसने अगर मुझे A10 निकालने को कहा है तो मैं क्या लिखूंगा, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने बताया था ना कि एक कम करके इंटू डी करना है। एन को क्या लिखा था हमने, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एक कम करके। तो A10 को आप सीधा भी लिख सकते थे A प्लस 9D। तो इससे अगर मैं आंसर निकालूं तो मेरे पास A कितना प्लस 9 इंटू डी कितना, 5 9 जार 45 प्लस 2, तो भैया 10वें नंबर की टर्म जो होगी इस सीक्वेंस की, 10वें नंबर की टर्म क्या होगी, 47। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया वरुण जी। अगला क्वेश्चन चले, अगली एग्जांपल देखो, कहता विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज -81। अब यहाँ पे उसने क्या बोला कि कौन से नंबर की टर्म -81 होगी, मतलब उसने कंफर्म कर दिया कि भाई -81 इस सीक्वेंस में आएगी, कहीं ना कहीं प्लेस पे, किसी ना किसी प्लेस पे -81 आएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि उसने यही तो पूछा कि इस सीक्वेंस में -81 कौन से नंबर पे आएगी। अगर वो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे आएगी तो मतलब श्योरिटी है कि आएगी ही। तो अभी आएगी कैसे चेक करूंगा, सेम वैसे ही डाटा नोट करूंगा। a इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21। अगर मैं d की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 21, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं, 18 माइनस 21 कितना हो गया माइनस डी भी आ गया आपके पास। अब उसने क्या बोला, कहता an अगर -81 हो जाता है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि n प्लेस की टर्म -81 है, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, n ही तो फाइंड आउट करना रह गया। an उसने गिवन कर दिया, देखो a गिवन कर दिया, और फ्रॉम द डाटा हमें d भी पता चल गया। तीन चीज़ें पता चल गई फॉर्मूले में, तीन चीज़ों में से अगर सिर्फ एक ही चीज़ अननोन हो तो वो आंसर आ जाता है सॉल्व करके, लीनियर इक्वेशन बनती है, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो an इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an कितना दिया उसने -81 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 21, n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पड़ी मेरे पास जी, n थोड़ी ना पता हमें कि कौन से नंबर की, यही तो निकालना है कि कौन से नंबर की टर्म है, n ही तो निकालने को बोला उसने मुझे। तो इंटू डी, डी की बात करें तो कितना, अब ब्रैकेट ओपन करें तो कितना बनेगा, अच्छा ये 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख दूं n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, -81 माइनस 21 कितना हो गया -10। इधर से ये -3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे आके क्या करेगा, तो मैंने क्या किया, इधर आके माइनस से माइनस कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 34 प्लस 1 इज इक्वल टू, समझ में आ गया, हाँ जी। Then we say that 35th term of this sequence is -81. Then we say that the 35th term of this sequence is -81. समझ आ गया जी सभी को, कोई डाउट यहाँ तक, चलो जी। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है जी उसने, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने कुछ और भी पूछा था, यहाँ पे देखते हैं फटाफट से क्या कहता है, कहता है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कहता है क्या इस सीक्वेंस में कोई टर्म जीरो हो सकती है। अब वो गिवन नहीं कर रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या हो सकती है। तो देखो दो चीज़ें होंगी, या तो वो गिवन कर देगा तो हमें साफ साफ दिख जाएगा कि n निकालना है, अगर वो गिवन नहीं करेगा तो यार मैं मान के चल सकता हूँ, पर मैं मान के चल सकता हूँ कि मान लो इस सीक्वेंस में कोई जीरो कोई टर्म होगी। अगर मैंने मान लिया कि इस सीक्वेंस में जीरो कोई टर्म है, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में आ सकती हैं, तो नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और डेसिमल्स में आंसर नहीं हो सकता। तो मैं मान के चलूंगा कि जीरो इस सीक्वेंस का एक नंबर है, जिसके लिए मैं n सॉल्व करके देखूंगा। अगर n मेरे पास कोई नेचुरल नंबर आ गया तो मैं बोल दूंगा कि भाई है इसकी जीरो कोई टर्म,
नेचुरल नंबर आंसर आ गया तो मतलब उस प्लेस पे आ रहा होगा। अगर नेचुरल नंबर आंसर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, डेसिमल में आ गया n, तो लिख दूंगा कि भाई n जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, नंबर ऑफ, कभी किसी की प्लेस नेगेटिव बोली जा सकती है। आप लाइन में खड़े हो, मान लो एक रो में आप स्टैंड हुए पड़े हो, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई तू 10.5 वाली प्लेस पे खड़ा हुआ है, नंबर ऑफ प्लेस तो 10th या 9th ऐसे कुछ करके काउंट होगी, 10.5 थोड़ी ना कोई काउंट हो जाएगी। डेसिमल्स में नंबर ऑफ थिंग्स काउंट होंगी क्या कभी? तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि नहीं होगा, तो मैं मान लेता हूँ लेट an इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने मान लिया कि an क्या आ गया, 0 है, क्योंकि उसने पूछा ना कि क्या कोई टर्म होगी 0, मैंने मान लिया कि है। देन an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसके लिए अगर मैं चेक करूँ तो a कितना -21, सॉरी +21 प्लस n-1 इंटू -3, समझ आ गया? 21 इधर आया तो 0 - 21 इज -21, यहाँ पे कितना आ गया n-1, -3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या करेगा, 3 7 21, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, मतलब यस वी कैन से दैट द 0 is the term of this sequence and it has the place 8, मतलब 8वीं प्लेस पे ये 0 टर्म होगी। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, तो नोट करना है, नोट कर लो। चलिए जी, तो अगली एग्जांपल पे आ जाइए, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या कहती है। एग्जाम्पल नंबर 5 कहती है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। अब आपको एपी नहीं गिवन कर रहा, अब वो टर्म गिवन कर देता है किसी एक प्लेस की। तो हमें पता है कि भाई किसी प्लेस की टर्म दी होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यार इसका भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आएगा, ध्यान से देखना कि क्या है। कहता a3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5 एंड a7 इज इक्वल टू 9, यही दिया उसने मुझे। AP की दोनों टर्म्स हैं, अगर AP की दोनों टर्म्स है तो A3 को क्या मैं a प्लस 2d लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं। A7 को क्या मैं a प्लस 6d लिख सकता हूं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लूं। भाई क्या यहाँ पे दो वेरिएबल में इक्वेशन दिखाई दे रही है, दो डिफरेंट इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 की याद आई कि नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब AP के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें A डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है, A के साथ कभी कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। तो देखो अभी मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ध्यान दो लेफ्ट में A से A माइनस हुआ तो खत्म, 6d से 2d को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, और राइट साइड पे 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो, और d कितना आ जाएगा भाई, आंसर इज 1। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1। अगर d 1 आ गया बाय यूजिंग d इज इक्वल टू 1 इन, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो पहली इक्वेशन में पुट कर दिया d को 1, तो क्या बना, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब अगर आपके पास AP में a फर्स्ट टर्म आ गई और d कॉमन डिफरेंस आ गया, तो क्या अब AP बनाना मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, क्या करना है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू a प्लस d विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d विच इज इक्वल टू a इज 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाता है, 2, 2 प्लस 3 इज 5। इसी तरह से a4 अगर लिखना चाहें तो a प्लस 3d
इज इक्वल्स टू, समझ में आया ना ये पॉइंट? तो a कितना 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 3D था ना, तो 3 आना था, मैंने 2 लिख दिया था गलती से। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिट। और यहाँ पे मेरी क्लास को मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 डॉट लगाए जाते हैं। 3 डॉट बताता है कि अप टू इन्फिनिट ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वो कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन वाली कहानी डैश 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 डाल देते हैं अपनी मर्जी से जितने मर्जी, तो ऐसे नहीं डाल देने। ठीक है भाई, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे। समर जी समझ में आया बच्चे? चलो जी, अगली एग्जांपल नंबर 6 कहते हैं चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस लिस्ट। भाई इस लिस्ट की 301 टर्म होगी या नहीं होगी? यार सेम चीज जैसा क्वेश्चन अभी पीछे किया कि हमारे पास, हम मान के चल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 301 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस की हमने टर्म मान ली, तो क्या an को मैं मान लिया कि an इज इक्वल टू 301, यही किया ना मैंने कि लेट किया कि an इज इक्वल टू 1, n प्लेस की टर्म हो गई वो। अब मैं क्या करूँगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ पे an को कितना रखेंगे, a कितना n माइनस 1, डी कितना, ठीक है ना। अगर d नहीं पता लगा तो चेक कर लो भाई, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5, और ये d कितना आ जाएगा 6। समझ आ गया सभी को? d आ गया 6। अब d6 आने के बाद हमने क्या किया, इस 5 को पहले लेफ्ट साइड पे लेके आए, माइनस किया, तो 301 माइनस 5 हो जाएगा इधर आके, n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा इधर। 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 296। 6 इधर क्या हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 4 जार 24, फिर बन गया कितना 56। आता है क्या 56 6 के टेबल में भाई, 6 9 ज़ा 54। हाँ जी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं मिक्स फ्रैक्शन बना रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बना रहा हूँ, 49 रिमाइंडर कितना बनेगा 2। समझ में आ गया? नहीं समझ आया? हाँ जी, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो, अरे आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दो, लो 49.2 रिमाइंडर बच जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ ना डेसिमल में भी 2 रिमाइंडर बचा, 6 3 ज़ार 18, फिर 2 रिमाइंडर बचा तो 3 3 चलता रहेगा, तो 49.3 बार ये आ गया। n इज इक्वल टू 50.3 बार, माइनस 1 था राइट साइड पे, 1 प्लस हो गया ना, तो 1 ऐसे प्लस होगा ना, 49 प्लस 1 इज 50, 50.3 बार। एज वी फाउंड दैट n is not a natural number, then we say 301 is not a term of given AP लिख लो, गिवन सीक्वेंस लिख लो, उसने कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया। समझ आ गया भाई सभी को? नहीं तो जिसको नोट करना है नोट कर लो। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। भाई 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं ये तो सभी को पता होंगे यार, 10th क्लास में होगा, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो बता दो। पता है सभी को 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं?
अभी हमने थर्ड चैप्टर किया था, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, उसमें भी देखा था हमने 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। समर पता है बेटा 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? तो वर्ड से सोच के देख कि क्या होते होंगे 2 डिजिट वाले नंबर। तो कहाँ से शुरू होते होंगे 2 डिजिट वाले नंबर? हाँ, पर शुरू कहाँ से होती है? काउंटिंग में कहाँ पे आता है 2 डिजिट नंबर? पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? सभी को समझ में आ गया? तो पता था तुझे, बस सोच के थोड़ा कोशिश करोगे तो सब आंसर मिल जाते हैं भाई। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? जो हमारे पास 2 डिजिट्स को कैरी करते हैं। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 99। समझ आ गया? कहता बताओ कि 10 से लेके 99 तक 3 के डिविजिबल या 3 के मल्टीपल बोल दे। तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? ठीक है, तो मैं अगर ध्यान दूं तो मैं सबसे पहला नंबर कौन सा होगा पता है मैडम जी? 3 का टेबल तो आता होगा। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है मैडम जो 3 के टेबल में आता हो? 12। सभी को पता लग गया ये? तो वैसे अगर मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या होगा भाई? देखो पहला नंबर कौन सा? 12। ठीक है जी। उसके बाद अब रहने दो। अब एक काम करते हैं, सीधा लास्ट नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर। भाई इस सीक्वेंस में ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, क्या 99 3 का डिविजिबल होता है? भाई डिवाइड करके चेक कर लें। हाँ जी 33। कितना मैथ पढ़े हो, थक गए लगता मैथ पढ़ के भाई। चलो जी, तो हमारे पास ए आ गया। यार शरण तू ऐसी बात करता अच्छा नहीं लगता वैसे। डी आ गया 3, ए आ गया 12, डी आ गया 3। तो ए एन कितना आएगा भाई मेरे पास? 99। लास्ट टर्म 99 ही तो है, लास्ट टर्म 99 है ना। ए एन स्टैंड्स फॉर द nth टर्म। अब मेरे को ये करिए टोटल टर्म्स बनानी है। मेरे को ये पता है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, फर्स्ट प्लेस की टर्म है, ये सेकंड प्लेस की टर्म है, ये थर्ड प्लेस की टर्म है, ये मैं मान के चलता हूँ n प्लेस की टर्म है। तो ये कौन सी? an, ये हुई a1 a2 a3 अप टू an तक। अब उसने क्या बोल दिया, कहता कितनी टर्म्स हैं? तो मेरे को क्या चेक करना है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सीधा होगा। देखो फिर से पता चल जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन या इससे आसान चैप्टर लग सकता है कोई भाई आपको? 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इज इंटू 3। 99 माइनस 12 इज 87। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। उसी तरह से इधर क्या आ जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे और इधर आके प्लस हो गया तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 30 2 डिजिट नंबर ऐसे 30 होते हैं जो 3 के डिविजिबल होते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 8 भी चेक कर लीजिए। कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। कहता है पीछे से, अब आगे से नहीं चेक करना, पीछे से चेक करना है भाई। तो सीक्वेंस का रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहले सीक्वेंस को फील करते हैं भाई। आपके पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? कहता है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है जी। तो एपी क्या दी उसने आपको? 10 7 4 अप टू -62। समझ में आ गया? डिक्रीजिंग एपी है। अब अगर मैं ध्यान दूं तो 2 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, फ्रंट से ढूंढना शुरू करूं। ठीक है जी। जो पीछे से 11वीं टर्म आ रही होगी उसको ढूंढना शुरू करूं फ्रंट से, जो कि मेरे लिए बिट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि टोटल टर्म्स ढूंढनी पड़ेंगी। पहले टोटल टर्म्स में से देखना पड़ेगा कि उधर से 10 हटा दो तो 11वीं टर्म उससे अगली होगी। फील करो,
टोटल टर्म्स हो गई, टोटल टर्म्स में से लास्ट वाली 10 टर्म्स को हटा दो, उससे पिछली टर्म जो होगी उधर से आती हुई जो पिछली टर्म होगी वो 11वीं टर्म होगी उधर वाले सीक्वेंस से, रिवर्स से। और एक मैं क्या कर दूं भाई, मैं सीक्वेंस को ही उल्टा समझना शुरू कर दूं, सीक्वेंस को उल्टा समझ लूं। अगर मैं सीक्वेंस को ही रिवर्स कर दूं, अगर मैं सीक्वेंस को ही रिवर्स कर दूं तो मेरे पास ए फर्स्ट टर्म कौन सी कंसीडर होगी, समझ आ गया। और अगर मैं डी की बात करूंगा तो डी कॉमन डिफरेंस, जो फ्रंट से कॉमन डिफरेंस होता है उसका रिवर्स साइन के साथ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे ऑर्डर चेंज हो गया, देखो ऑर्डर चेंज हो गया ना, रिवर्स हो गया। अगर वो रिवर्स हो गया तो मैं पहले कैसे चेक कर रहा था 7 - 10, जब वो फ्रंट से था तो मैं कैसे चेक कर रहा था 7 - 10, जब वो ऑर्डर रिवर्स हो गया तो मैं कैसे चेक करूंगा 10 - 7। तो डी कितना आ जाएगा सर +3, -3 तो फ्रंट ऑर्डर से है ना, -3 तो फ्रंट ऑर्डर से है ना, समझ में आ गया। और इसके लिए मुझे क्या चेक करना है 11th टर्म, मतलब n = 11 भी गिवन कर दिया उसने, n = क्या गिवन कर दिया उसने मुझे 11। अगर उसने n = 11 गिवन कर दिया तो मुझे क्या चेक करना है a11, a11 क्या होता है भाई a + 10d, a कितना -62, 10 टाइम्स d कितना 3, -62 प्लस आंसर कितना आ जाएगा माइनस, तो भाई a11 फ्रॉम लास्ट। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया हमने, ऑर्डर को रिवर्स कर दो, जो डी जिस साइन के साथ फ्रंट से आ रहा है उससे ऑपोजिट साइन के साथ रिवर्स से आ रहा होगा। फ्रंट से वो देखो -3 आ रहा था तो रिवर्स से कैसा +3 आ जाएगा। नहीं समझ आया? कोई जानना चाहता है कि इसको फ्रंट वाली ऑर्डर से कैसे निकाल सके? हाँ जी, तो चलो जी, एक आपको रीजनिंग के लॉजिक्स में आता है, वैसे तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, देखो खुद से समझना है, इसकी प्लेस को फील करना कैसे होगी। मैं मान लेता हूँ कि टोटल टर्म्स कितनी है भाई n, मैं क्या मान लेता हूँ टोटल टर्म्स को n मान लेता हूँ, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो पीछे से 11वें नंबर पे कौन सी टर्म होगी, n - 10 कर दूं, 10 टर्म्स को माइनस कर दूं। अगर मैं, अगर ये nth प्लेस है, अगर ये n नंबर की प्लेस है तो n में से अगर 10 टर्म्स को माइनस कर दूं, मैं सीक्वेंस की ऐसे टर्म्स लिखी गई हैं, उधर वाली 10 टर्म को अगर मैं हटा दूं तो उधर से काउंटिंग करते हुए 10 वाली तो हट गई, 10 टर्म्स हट गई, 11वीं टर्म रह गई लास्ट। मतलब फ्रंट से कौन सी हो गई भाई n - 10th टर्म फ्रॉम फ्रंट। अगर ये समझ में आ गया तो ये लॉजिक है सिर्फ आइडिया के लिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को सोच सके बस। क्वेश्चन आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा, राइट, पर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एज वी हैव टू फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ड्यू टू विच वी रिवर्स द ऑर्डर दिस। ठीक है, तो आप a लिखोगे, फिर d निकालोगे, फिर लिखोगे कौन सी टर्म निकालनी है फ्रॉम लास्ट, और an निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा आंसर। समझ आ गया भाई? चलिए जी, तो अगला आता है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है हमें, कहता है द सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो आज के लॉजिक में वो कौन सा इंटरेस्ट दे रहा है भाई, और मैंने साधारण सी बात कल ही बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे, जो पैसा हमने जमा करवाया होता है। कल के लॉजिक में बताया था ना कि जो पैसा जमा करवाया होता है प्रिंसिपल पे, उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल इंटरेस्ट। हर साल उसी पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो अगर पहले साल 10,000 पे पिछले 8% के हिसाब से देखा था तो 800 रुपये बन रहा था कल वाले क्वेश्चन में। अगर 800 रुपये 8% के हिसाब से 10,000 पे मेरे पास बन रहा है तो ये तो 1,000 है ना। तो चलो ठीक है भाई, कहता कि 80 पे, तो इसमें कितना होगा, इसमें 8% के हिसाब से 1,000 पे 80 रुपये बैलेंस लगेगा।
अब हर साल 80 रुपये ही ब्याज लगेगा। अगर हर साल 80 रुपये ब्याज लग रहा है तो 1080 रुपये वो 1 साल के बाद, और 1160 हो जाएंगे 2 साल के बाद, क्योंकि 80 की बढ़ोतरी होगी। 80 ही बढ़ेगा ना, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना है। तो ये तो एपी फॉर्म करेगा, राइट। तो देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ द 30th ईयर। 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं कि 8% के हिसाब से इस पे 80 रुपये ब्याज लग रहा है, राइट। 80 रुपये ब्याज आ रहा है और हर साल वही 80 रुपये बढ़ रहा होगा। कहता कि अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो बताइए कि 30 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा, सॉल्यूशन, राइट। कहता है ए कितना हुआ 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट डी कितना हुआ अभी तो बताया, पर इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई। आपको अगर लिखना होगा तो लिख देना। आपको कैसे लिखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। कल ही ये फॉर्मूला लिखवाया भी था। देन इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा जी, पी कितना 1000, आर कितना 8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 1 डिवाइडेड बाय 100 कट गया, आंसर कितना आया 80। उसी तरह से इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट 1000 रुपये मिलेगा, 8 के हिसाब से मिल रहा है, पर यहाँ पे ईयर कितने हो गए, सॉरी 2, तो 2 0 कट गए, 8 2 से 16, आंसर कितना आ गया 160। उसी तरह से इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 240। समझ में आ गया। देन द रिक्वायर्ड सीक्वेंस से मेरे पास डी कितना आ गया, रिक्वायर्ड सीक्वेंस आएगा ना आपके पास कुछ, ये देखो ना एक सीक्वेंस क्या आएगा आपके पास 1000 1080, उसके बाद कितना आएगा 1160, फिर आएगा 1240 एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या मांगा, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स, राइट। 30 साल के बाद पूछा उसने, मतलब ए कितना हुआ 100, डी कितना हुआ 80 एंड एन कितना हुआ, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, 30 साल के बाद की बात कर रहा है। तो हमारे पास कितना आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना हुआ 1000, एन कितना हुआ और डी कितना हुआ, तो ये कितना आया 1000 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 80, तो कितना आएगा 1000 प्लस 23 3320 रुपीज़। समझ में आ गया। 30 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको 3320 रुपये। दोबारा मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 9 8 से 72, 7 कैरी, 8 2 से 16 प्लस 7 इज 23, राइट। तो मैंने क्या किया भाई, टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया उसको 30 साल के बाद 3320 रुपये। समझ में आ गया, डाउट है नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगली एग्जांपल देखिए क्या कहते हैं। अगली एग्जांपल में कहता है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन अ फर्स्ट रो। पहली रो में कितने हैं 23, अगली रो में कितने हैं, अगली रो में कितने हैं, मतलब कहने का 2 की कमी आ रही है, 2 फ्लावर प्लांट्स की कमी आ रही है। मतलब मैं अगर सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड सीक्वेंस की बात करूं तो मेरे पास एक सीक्वेंस क्या मिला 23 21 एंड सो ऑन, राइट। कहते देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द
लास्ट रो। तो भाई उसने तो लास्ट रो के मतलब nth प्लेस वाले के भी प्लांट्स बता दिए, मतलब ऐसे करते 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 किसी एक रो में जाके 5 प्लांट आ रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? हाँ जी। तो कहता कि हमारे पास बताओ हाउ मेनी रोज आर देयर, नंबर ऑफ रोज पूछी है, तो आपसे n पूछा है एक तरह से, a आपको गिवन किया हुआ है 23, d आप निकाल पाओगे -2 एंड an कितना दिया हुआ है आपको भाई, लास्ट टर्म 5 दे रखी है ना कि लास्ट रो में कितने प्लांट्स होंगे, लास्ट टर्म में 5 प्लांट्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ आया भाई? अच्छा आ गया, तो चलिए चलते फिर। तो हमारे पास क्या हुआ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -2, 23 इधर आके माइनस हुआ तो 5 माइनस 23, इधर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रहने दें, n में 23 माइनस करें तो कितना बन जाएगा -18, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा तो 9 2 जार, समझ आ गया? उसी तरह से अगर मैं देखूं तो n इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, मतलब इन 10th रो देयर आर 5 प्लांट्स, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, देयरफॉर टोटल रोज आर 10। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ जी भाई, चेक करना, एग्जांपल्स कंप्लीट होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट, कि खत्म कर दें? चलो खत्म करते हैं, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।